अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका बायो का लेक्चर है। होम्योस्टेसिस के चैप्टर का एक्सक्रीशन वाला टॉपिक हम शुरू करने लगे हैं। ऑस्मो रेगुलेशन वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है वो एक्सक्रीशन है। वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन द लिविंग बॉडी। तो एक्सक्रीशन की प्रॉपर अगर डेफिनेशन देखी जाए तो एक्सक्रीट करना, रिमूव करना, रिलीज़ करने को कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कोई ऐसा मैकेनिज़्म जिससे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी उनकी बॉडी में वेस्ट हैं, ठीक है, किसी एक प्रोसेस के, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकती है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है, बॉडी में होने वाली ब्रेक डाउन हो सकती है। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उनकी बॉडी में बन रही है उसका बॉडी से किसी न किसी तरीके से रिमूवल, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन के लिए प्लांट्स का अपना मैकेनिज़्म है, एनिमल्स का अपना है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको डेफिनेशन याद करेंगे कि वेस्टफुल मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी दे आर रिमूव्ड बाय फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट कहलाता है। अब बेटा वेस्ट क्या है? वैरायटी ऑफ वेस्ट हैं जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट्स। ठीक है, मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा हुआ है, ब्रेक डाउन ऑफ complex organic molecules into simple one organic or inorganic substances. That process takes place in our body. जब आप खाना खाते हो, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में आती है, प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज करते हैं, तो जो उनके पास फूड प्रोडक्ट्स आती हैं उसमें से एनर्जी लेने के लिए, टू गेन एनर्जी, these foods and material are broken down in the body with the help of enzymes and different chemicals are released. Some are useful for the body and some are not. Some may be produced in extra and excess quantity, so they must be utilized in some other process or they must be removed from the body. तो कार्बोहाइड्रेट का प्रोसेस आपने पढ़ा है। जब भी कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है उसमें से ग्लूकोज निकलता है। अब यहाँ जो चीज़ें हमने लिखी हुई हैं या आपकी बुक में दी हुई हैं वो सिर्फ वेस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बनती इसके अलावा भी चीज़ें हैं लेकिन वो वेस्ट नहीं है, वो यूटिलाइज हो जाती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन के बाद जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, एक्सेस क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। सिमिलरली प्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होगी, मेटाबॉलिज्म होगा, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा और एक थर्ड चीज़ प्रोड्यूस होती है जिसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, मोस्टली इनमें अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स जब भी अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन होती है ये रिलीज़ होते हैं, कुछ यूटिलाइज हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होते हैं दे कंबाइन विद सम अदर मॉलिक्यूल्स एंड रिलीज्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। जिस्म से किसी न किसी शक्ल में रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ दीज नाइट्रोजनस वेस्ट इन द बॉडी में भी टॉक्सिक फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो ये तो हो गए कि क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, अब एनिमल्स और प्लांट्स इन चीज़ों को कैसे रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी, डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है? कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। ठीक है, जैसे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पार्ट 1 में आपने पढ़ा था, देयर आर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े थे। प्लांट्स के अंदर इसी तरह से एक सिस्टम होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लांट्स में नहीं होता, कोई ऑर्गन्स मौजूद नहीं है स्पेशलाइज्ड। तो हम देखते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं और कैसे प्लांट्स रिमूव करते हैं। एज यू नो दैट प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन मेक देयर ओन फूड। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जब फूड बनती है और बाद में उसकी ब्रेक डाउन होती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। इनमें से ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी एक्सेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही है, मोर देन रिक्वायरमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है, वाटर दोनों प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अब जितना इनमें से प्लांट यूज़ करना है यूज़ कर लेंगे। ऑक्सीजन जो बनती है वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाएगी, रेस्पिरेशन में जो CO2 निकल रहा है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएगा, फिर भी जो फालतू बच जाएगी
तो और कुछ एक्स्ट्रा वाटर होगा, दे आर रिमूव्ड आउट थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा से बाहर निकल जाते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स इन द लीव्स, ठीक है, तो वो रिलीज़ हो जाते हैं, वाटर ट्रांसपायर कर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, और गैसेस जो हैं वो वैसे ही वहाँ से वेपोरेट होके बाहर निकल आती हैं, गैसेस बाहर निकलेंगी हवा में, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो वो जो हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और कैसे निकलती हैं। एक और कैटेगरी आपने पढ़ी थी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। प्लांट्स के अंदर रिक्वायर्ड मटीरियल कैटेगरी जो आपकी वेस्ट की है वो आपका केमिकल्स हैं जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है प्लांट्स के लिए, वेस्ट हैं, तो वो जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं डिफरेंट सेल्स के अंदर, वैक्यूल्स के अंदर, और वो वैक्यूल्स लीव्स में भी हो सकते हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल फिल्ड लीव्स में, रूट्स में, स्टेम में, ब्रांचेस में, कहीं पे भी जाके ये केमिकल स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लीव्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट्स आपको मैं बता रही हूँ इसी तरह से आपने अपनी बुक में हेडिंग्स बनानी है और याद करना है। तो लीव्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं कि लीव्स के अंदर आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस हो रही है बेटा, शुगर बनती है, लेकिन वहाँ पे समटाइम्स कुछ लीव्स में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और सम अदर सब्सटेंसेस, लेकिन ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो लीव्स के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट समटाइम्स स्टोर होते रहते हैं, और जब ये लोडेड हो जाते हैं तो ये सीजनल टाइम है जब वो फुली फिल्ड हो जाएंगे कि मज़ीद अब इनमें स्टोरेज की जगह नहीं बची, तो वो सीजनल टाइम होता है टू जो है वो लीव्स को जो है वो रिमूव कर दिया जाए, फॉल ऑफ करवा दिया जाए। और ये ऑटम के सीज़न में सीजनल टाइम है कि एक मौसम आता है ख़िज़ा का कि पत्ते सारे के सारे पौधों के झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअली वो दिस इज़ द सीजनल टाइम टू गेट रिड ऑफ द एक्यूमुलेटेड वेस्ट, जितना उनके अंदर इकट्ठा वेस्ट हुआ है वो उसको निकाल बाहर फेंकते हैं पत्ते गिरा के। पत्ते गिरे तो साथ वेस्ट भी चला गया। अब वो जो लीव्स ज़मीन पे गिरते हैं तो वो रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स हो सकते हैं, सॉइल में आप एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो। तो क्यारियों में गिरने वाले पत्ते तो किसान या ज़मीन पे गिरने वालों को एज अ आप मिन्योर इस्तेमाल कर सकते हो, फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो दोबारा ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो लीव्स हैं, इनके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, लीव्स एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दे आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर्स। लीव्स को एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है बिकॉज दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एट सर्टन टाइम, जब एक वक्त आता है व्हेन दे आर फुली लोडन विद द वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो दे रिमूव, दे फॉल ऑफ, गिर जाते हैं। और सीजनल टाइम होता है बेटा, ये मौसम कहीं ना कहीं ऐसा आता है जिसमें ये पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। तो येलो इज कलर इज़ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट्स। तो दैट्स वाई द लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर, ठीक है, कि ये एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। फिर आ जाएं स्टेम एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे प्ले करता है। कुछ पौधों में बड़े बड़े जो पुराने बहुत ओल्ड एज के आपके ट्रीज़ हो जाते हैं, उनके स्टेम के अंदर जो जाइलम है, न्यू रिंग सेंटर में जो होते हैं वो ओल्डर हो जाते हैं, और जो बाहर के रिंग्स होते हैं जाइलम के रिंग की फॉर्म में, तो वो कंडक्टिंग रह जाते हैं। और सेंटर वाले जो हैं जिनमें दरमियान वाला पुराना स्टेम है, लकड़ी बहुत पुरानी हो गई है तो सेंटर से खोखला हो जाता है, डेड सेल्स आ जाते हैं, जाइलम डेड हो जाती है। तो वो जो खाली डेड सेल्स हैं दे आर फिल्ड विद सर्टन केमिकल सब्सटेंसेस, वो अंदर से उस वेस्ट मैटर से भरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जब भी वो पौधा फिर कट के गिरेगा या तो उसके अंदर वो सेंट्रल पोर्शन आपको डार्क कलर का नज़र आएगा। तो इसकी एग्जांपल उन्होंने एबोनी ब्लैक वुड होती है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा दरख्त पाया जाता है, ट्री है, तो ब्लैक कलर की इसकी वुड होती है ड्यू टू कैमुलेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। फिर बेटा रूट्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे कुछ पौधों में रोल प्ले करती हैं। वो डायरेक्ट वेस्ट मटेरियल को सॉइल में छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से उनके इर्द गिर्द की सॉइल जो है वो टॉक्सिक हो जाती है फॉर अदर प्लांट्स, ठीक है, ताकि ख़ुद तो वो ग्रो करें लेकिन कंपेटिटर्स को जो उनके वहाँ पे ग्रो करके उनकी ग्रोथ को मुतासिर कर सकते हैं उनको वहाँ से ख़त्म कर देते हैं। इसकी एग्जाम्पल में कॉनिफर्स आ जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ठीक है। अब एनिमल्स आपने पढ़ा है हाइपोटोनिक में भी रहते हैं, हाइपरटोनिक में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, ठीक है। तो वाटर जो है वो इट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन हाइपोस्मोटिक एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ वाटर कंटेंट बाहर ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली एनिमल की बॉडी से वाटर रिमूव होता रहता है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे ज़्यादा इनका डाइल्यूटेड यूरिन होता है।
इसी तरह से हाइपर ऑस्मोटिक समुद्रों में जो रहते हैं उनके अंदर सॉल्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे मेन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के अलावा, ठीक है, तो सॉल्ट सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। वाटर कंजर्व करते हैं और सॉल्ट को एक्सक्रीट करते हैं। तीसरी मेन कैटेगरी है नाइट्रोजनस वेस्ट की एनिमल्स के अंदर, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो वेस्ट कहलाते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं और यूजुअली इसमें अमोनिया होता है। बेटा जब भी अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन होती है तो उसमें से अमाइनो ग्रुप अलग हो जाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड रिलीज ऑफ अमाइनो ग्रुप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी अमाइनेशन, ठीक है। किसी चीज़ में से अमाइनो ग्रुप को NH2 ग्रुप को अलग कर देना, ठीक है। अमाइनो एसिड्स टूटेंगे तो उनमें से प्रोटीन की ब्रेकडाउन से अमाइनो एसिड बनते हैं। अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन जब होती है तो अमोनिया ग्रुप, अमाइनो ग्रुप अलग हो जाता है, NH2 ग्रुप अलग हो जाता है, तो दैट इज़ डीअमाइनेशन कहलाती है, ठीक है। अब वो जो अमाइनो ग्रुप अलग होता है वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मिल जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और इफ़ दिस टॉक्सिक सब्सटेंसेस दीज आर नॉट रिमूव फ्रॉम द बॉडी दे कैन कॉज इवन डेथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में स्टोर होते रहें और एक्सक्रीट ना हो पाएँ तो यहाँ आपकी बुक में लिखा हुआ है कि दे कैन काज कन्वल्जन्स, कन्वल्जन्स कहते हैं दौरे पड़ना, ठीक है, जैसे मिर्गी के दौरे होते हैं। कोमा में जा सकता है इंसान, कॉन्शियसलेस हो सकता है और या फिर डेथ भी हो जाती है। एक्यूमुलेशन ऑफ दीज नाइट्रोजनस वेस्ट इन द बॉडी, तो इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप देखेंगे आगे के टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ये नाइट्रोजनस वेस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स किस किस फॉर्म में हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं एनिमल्स की, तो दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, क्रेटीन, क्रेटिनिन, ट्राईमिथाइलमीन ऑक्साइड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स भी और अमाइनो एसिड्स की जब ब्रेकडाउन होती है तो दे प्रोड्यूस सम अदर सब्सटेंसेस। ये जो प्यूरिन और पिरिमिडीन्स अगर आपको याद हो तो ये DNA के मेन कंपोनेंट्स हैं, DNA एंड RNA। तो जब इनकी ब्रेकडाउन होती है तो दे प्रोड्यूस हाइपोजेंथीन है, जेंथीन है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, इस तरह के सारे कंपाउंड्स। तो बेसिकली जो आपके पास कैटेगरीज आती हैं वो ये 3 कैटेगरीज हैं, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। दीज आर द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट। बाकी जितने हैं ये माइनर क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मेन ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो इनका रिमूवल बॉडी से बहुत ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है, हाइपर है, हाइपोस्मोटिक है, टेरेस्ट्रियल है, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, कितना वाटर अवेलेबल है, उस बेस पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इनको एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। यहाँ आपकी बुक में चार्ट बना हुआ है जिसमें नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स बताई गई हैं कौन कौन सी होती हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड किन एनिमल्स में रिलीज़ होती हैं, तो वो आपने यहाँ पे ड्रॉ भी करना है। फिर एक टॉपिक इसके बाद जो आपका अगला स्टार्ट होगा, दैट इज़ नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू द हैबिटेट, कि जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके मुताबिक कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट दे कैन प्रोड्यूस, ठीक है। तो 3 तरह के मैंने अभी आपको बताया है, 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं, पहला अमोनिया है, दूसरा यूरिया है, तीसरा यूरिक एसिड है। इसी बेस पे ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया गया है। जो अमोनिया रिलीज़ करते हैं दोज एनिमल्स आर कॉल्ड अमोनोटेलिक, जो यूरिया रिलीज़ करते हैं दे आर कॉल्ड यूरियोटेलिक, and those animals which release uric acid as excretory product they are called uricotelic। ये अक्सर डिफ्रेंशिएट आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अमोनोटेलिक एंड यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। तो दीज आर द एनिमल्स विच एक्सक्रीट दीज प्रोडक्ट्स, इसी बेस पे इनके नाम रखे गए हैं। तो हम पहली प्रोडक्ट देखते हैं, अमोनिया है। बाय कंपेयरिंग दीज 3 मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया, दोज एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट दे आर कॉल्ड अमोनोटेलिक एनिमल्स। मोस्टली जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं दे आर कॉल्ड अमोनोटेलिक एनिमल्स। Uric acid, those animals which excrete uric acid as a waste product they are called uricotelic animals। they are mostly found in the dry, extreme dry environment। इसमें reptiles और birds शामिल हैं। और यूरिया एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स जो हैं इनको यूरियोटेलिक कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसमें लैंड मैमल्स या मरीन एनिमल्स आ जाते हैं। अब बेटा अमोनिया जो है ये हाईली टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी अगर देखी जाए ये लेस टॉक्सिक टू अमोनिया है और ये लेस टॉक्सिक टू बोथ है। यूरिया जो है लेस टॉक्सिक टू यूरिक एसिड है अमोनिया। एंड देन आ जाएं आप अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, के वाटर कितना इनको चाहिए अमोनिया को रिलीज़ होने के लिए। तो 1 ग्राम ऑफ अमोनिया अगर बॉडी से रिलीज़ करना है तो एनिमल्स को तकरीबन 1 ग्राम रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए, ठीक है, ज़्यादा पानी चाहिए। 500 ml फॉर 1 ग्राम ऑफ अमोनिया
टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। इसी तरह से यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए 1 ml वाटर चाहिए, बहुत थोड़ा पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सेमी सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में रिलीज होता है यूरिक एसिड। वेरी लिटल अमाउंट ऑफ वाटर इज रिलीज्ड विद दिस वेस्ट प्रोडक्ट। हाईली कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट जहाँ पे वाटर की बहुत शॉर्टेज होती है, उन एनिमल्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड होता है। थर्ड कैटेगरी आपके पास यूरिया है, तो यूरिया का 1 ग्राम रिलीज़ करने के लिए देयर इज़ अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। 500 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 50 ml ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आपका जो मेन टॉपिक है इसमें आपने कंपेयर करना है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पे नोट लिखें, राइट ए नोट ऑन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू देयर हैबिटेट इन एनिमल्स के अंदर तो आपने यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड को डिस्कस करना है। या फिर आपका कंपैरिजन आ सकता है, कंपेयर द यूरियोटेलिक एंड अमोनोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक एनिमल्स, तो ये भी पता हो, यही पॉइंट्स उसमें भी लिख दें जो इनके कंपैरिजन में है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर टुडे।